तो आज आप इस क्लास में क्यों आए हैं? जो 300 लोग हमारे साथ बैठे हैं ऑलमोस्ट, वो क्यों आए हैं? उनका एक सिंगल रीजन आप सभी को और मुझको बहुत अच्छे से पता है कि हमें पैसेज तो हम समझ जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। और क्वेश्चन अगर हमें आंसर यस या नो भी हम निकाल लेते हैं तो हम ये नहीं निकाल पाते हैं कि उसमें रीजनिंग क्या थी। भैया से पढ़ के जाएंगे, लीगल में 32 लाएंगे। आपने हो सकता है कभी लीगल के 32 क्वेश्चन देखे भी ना हो सकता है देखे हो सकता है आपने बहुत कम मार्क्स में 32 क्वेश्चन देखे हो। लेकिन जो क्लैट कंसोर्शियम ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि 28 से 32 क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं क्लैट के पेपर। अगर आपने अभी तक क्लैट 26 की वेबसाइट पे जाके सिलेबस पैटर्न और क्या उन्होंने अक्षरशः एकदम वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है वो देखा ही नहीं है, तो आप में और एनएलयू में बैठे एक गंजेड़ी में कोई अंतर नहीं, दोनों ही डेलुलू में। ठीक, अब इसमें हम चलते हैं आगे कि लीगल रीजनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीगल रीजनिंग की है कि आप लोग बस ये समझते हो कि जो हमको आता है वही फैक्ट है या फिर वही लॉ है। ठीक है, अब एक चीज और, आप अगर क्लास में बैठ गए हो, कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं आपके कि कृपया जो जो लिखता जाऊं, जो जो बोलता जाऊं, आज की क्लास के नोट्स आपके लिए एलिक्सर हैं, अमृत हैं। ठीक है, तो प्लीज डू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एवरीथिंग विच आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई माउथ, because you might not have heard these kind of stuff before this lecture, and you will never hear this kind of stuff after this lecture from anyone else. समझ रहे हो मेरी बात को? बात यह है कि आपने कंसोर्शियम की वेबसाइट, क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट चेक नहीं करी। आपने कभी ये नहीं सोचा कि जो पेपर सेटर है, पेपर सेटर, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो कि हमने सबसे पहले लॉ पढ़ लिया, ठीक है, हमें किसी ने पढ़ा दिया, हम डायरेक्टली चले गए वो पैसेज को पढ़ने के लिए। जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि कुछ तो पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लगता है आपको 40% क्वेश्चन में, कभी कभी फिर ऐसा आपको नहीं लगता है 60% क्वेश्चन में। ये परसेंटेज उस पर डिवाइड कर रहा हूँ मैं 30 में से या 28 में से, जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बने हो दूसरे उसके। ठीक है, 40% में आप खुश हो जाते हो, 60% में आपको लगता है अरे बाप रे ये सब कहाँ से आ गया, ये सब भी पढ़ना है क्या यार, अरे बाप रे अरे बाप रे। ठीक है, अब आज की आपकी सारी दुविधाएं खत्म करेंगे आज के लेक्चर में, क्या कैसे बताता हूँ मैं। ठीक है, अब 60% का छोड़ो, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये 100% भी आउट ऑफ द बॉक्स आ गया ऐसा, जो कि ना मैंने पढ़ाया ना आपने पढ़ा ना किसी और ने आपको कभी पढ़ाया, तो भी आप आज के लेक्चर के बाद 100 का 100 सॉल्व कर दोगे, परसेंट ऑफ द पेपर ऑफ द लीगल रीजनिंग स्पेसिफिकली। ठीक है, 100 के 100 आप सॉल्व तो जरूर कर आओगे। आंसर अब सही आएंगे, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा आंसर सही आए गलत आए, आंसर सही है, मैं ये कह रहा हूँ। बट बात यह है कि अब आप मेरे आज वॉइस मॉड्यूलेशन पे जरूर ध्यान दें। क्या होता है वॉइस मॉड्यूलेशन? कहाँ मैं रुक रहा हूँ, कहाँ मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, कहाँ मैं जोर से चिल्ला के कह रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसको सब छोड़ते हैं। ठीक है, ये समझोगे आप, इतनी आप में थोड़ी आज अटेंशन स्पैन है। खाना वाना नहीं खाया हो, खा के आ जाओ जल्दी से, अभी 5 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ठीक है, तुम खा के आ सकते हो, 5 मिनट में तो खाना आता ही होगा। ठीक, सो अब लेकिन साइड में रख लो, मम्मी से बोल, मम्मी आज राजा बेटा बना के खिला दो। ठीक है, लड़कों को तो खिला देती हूँ मम्मी, लड़कियों को पता नहीं। तो अब लड़कियों को पापा खिला देते हैं। कंसोर्शियम एक्चुअल में क्या बोलता है इस पे हम ध्यान देते हैं जरा एक बार। यू विल नॉट रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। कंसोर्शियम की वेबसाइट पर ये जो व्हाइट बॉक्स आपको दिख रहा है ये वहीं का स्क्रीनशॉट है, मैंने मन से बत्ती नहीं दी है। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। ठीक है, क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट पे लीगल नॉलेज के लिए क्या लिखा है उन्होंने कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सबकी बैंड बजाते हैं अभी जितने कोचिंग सेंटर। आओ पढ़ो। In this section, you will be expected to read passages. Point number 1.
रीड करना है, स्किम नहीं करना है, बात समझ? ठीक, रीड करना है पैसेजेस ऑफ अराउंड हाउ मेनी वर्ड्स, 450, नॉट 3 पेजेस, अनलाइक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक। ऑफिशियली हमें वर्ड लिमिट क्या दी गई है? 450 शब्द। क्या कोई इंसान अपनी बात से पलटेगा? कंसोर्शियम क्वेश्चन आपको उल्टे सीधे दे सकता है, लेकिन वर्ड लिमिट से कभी छेड़छाड़ करके 1400 नहीं कर देगा उठा के एक क्वेश्चन की वर्ड लिमिट, वो कभी भी। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? 450 वर्ड्स ईच। व्हाट इज 450 वर्ड्स? कभी चैट जीपीटी से बोल देना भाई जरा एक सैंपल बना के देना, 450 वर्ड्स कितना होता है, देख लो कितना होता है। इतना सा छोटा सा पैराग्राफ। ठीक, जैसा क्लैट में आया बस उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट लिमिट नहीं दी अपनी कि जो इस साल क्लैट में आया था क्लैट 25 में उतना ही छोटा सा पैराग्राफ आएगा, उससे बड़ा भी आ सकता है लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं होता 450 वर्ड्स। ठीक है, अब शायद आपकी ब्रेकअप से पहले जो लड़ाई हुई होगी उसमें ज्यादा बड़े पैराग्राफ आ गए होंगे 450 वर्ड्स। ठीक है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा नहीं। अब पैसेजेस में रिलेट टू फैक्ट सिचुएशंस, यहां पर क्या लिखा है? वर्ड, वकील बनने जा रहे हो ना, एक एक शब्द पकड़ो। ठीक है, किसका पकड़ो तुम? एक एक शब्द कंसोर्शियम का, जो जो उन्होंने लिखा हुआ है। मे का मतलब क्या होता है? मे और शैल में डिफरेंस क्या है? शैल मतलब डेफिनेट, मे मतलब अनसर्टेन। मे मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द पैसेजेस मे रिलेट टू फैक्ट सिचुएशंस, फैक्ट दे सकते हैं हम आपको। सिनेरियोज या फिर सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स, ये दे सकते हैं हम आपको। या फिर पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस दे सकते हैं, मतलब पब्लिक पॉलिसी के ऊपर आपने कभी कोई पैसेज देखा होगा किसी मॉक में कि भाई वो बस ज्ञान ही दिए जा रहा है, लॉ का कुछ थोड़ा बहुत बता के, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस। और मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज, मतलब आपको अगर कल को क्लैट में 7 दिसंबर को एक रैंडम एरिस्टोटल का कुछ उठा के वहां पर एक लीगल ओपिनियन मिल जाए, फिर आप बोलोगे अरे यहाँ से तो कुछ पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उन्होंने खुद लिख दिया है, कुछ भी दे सकते हैं आपको। एक सब्जेक्ट होता है लॉ स्कूल में, उसका नाम है जूरिस्प्रूडेंस। जरा जल्दी से गूगल करेंगे कि उसमें होता क्या। फिलोसोफर्स ने लॉ बनाने के पहले क्या सोचा था, जो ये लॉ बनाया, दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। मतलब फिलोसोफर्स की इंक्वायरी ऑफ लॉ, मॉरल फिलोसोफर्स। ये भी आपसे कभी क्वेश्चन में आ सकता है। मैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ, और इसमें मान लो आपने शायद कभी आज तक एक भी क्वेश्चन ना देखा हो लीगल के किसी मॉक में, लेकिन कल को अगर आपको ये चीज वहां पर दिख जाए क्लैट के पेपर के अंदर, तो याद रखना क्या, कि सैटरडे 23 अगस्त को एक इंसान था, गूगल मीट बुला के गाने सुना के ज्ञान तो अच्छा दे गया, बताया था उसने हमें आज से 3 महीने पहले, 100 दिन पहले ही उसने भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, ये सरकार वो धाम छोड़ो, प्रखर मिश्रा धाम आओ आप। ठीक है, हमारे प्रेडिक्शन बहुत दिन पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप बाद में घूम के फिर आओ 7 दिसंबर के बाद 8 तारीख को कि अरे हमने तो वेबसाइट ही नहीं देखी थी, उस पर तो लिखा हुआ था। ठीक है, अब आते हैं आगे। यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? पैसेज में जो दिया है उसके बाहर हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। जरा लिख लो जहां भी लिख लो, यू पर वही हाईलाइट करके लिखा हुआ था। यू विल नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं फिर इतने दिन से? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें लॉ इंटरप्रेट करना आ जाए, हमें एटलीस्ट कॉमन सेंस पता हो कि अगर एज इट इज उठ के आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, आपको लॉ पढ़ाया गया अगर, तो आपको जब मैंने लॉ पढ़ाया है, अगर स्पेसिफिकली आप मुझसे पढ़े हो, तो मैंने बार बार आपको रीजनिंग बताई है कि अगर ये ऐसा होता है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर तो उसको डिफेंस नहीं मिलता है, या फिर ये एक जनरल डिफेंस मिल जाता है अगर प्लेंटिफ खुद रॉन्ग डूअर है। ठीक है, यू शुड कम टू द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स। ये चीजें आपको बहुत पहले लेक्चर में बता दी, सबसे पहले दूसरे लेक्चर का ये है हमारा कंसेप्ट। ठीक है, अब कोर कंसेप्ट क्या बोलना चाह रहा है कंसोर्शियम? स्टे इनसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द पैसेज। अगर एक पैसेज में उसने आपको एक ऐसा बाउंड्री वॉल क्रिएट करके दे दी है कि आप यहाँ खड़े हो बस बीच में, यहाँ से बाहर मत निकलो कभी भी, इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि पैसेज में नहीं है तो वो आंसर नहीं है। लिख लो ये लाइन,
अगर कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है तो वो आंसर नहीं। अब तुम्हें पता लग रहा है कि मर्डर करना इंडिया में एक क्राइम है, पैसेज में नहीं दिया हुआ है तो नहीं है फिर इंडिया क्राइम। समझे बात को? अब इसमें आप मुझे सामने से अभी हाल लाकर 60,000 क्वेश्चन दे सकते हो। सर ये इसके फलाना मॉक में ये दिया हुआ था, यहाँ तो इसका आंसर ये था, उसके वहां पर ये दिया हुआ था, यहाँ तो इसका आंसर ये था। तुम्हें लग रहा है मॉक में क्वेश्चन बनाने वालों ने इतना एनालिसिस किया इसका कि वो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे? हैं कौन? तुमसे ही शायद तुम्हारे बराबर के या तुमसे 1 साल बड़े लोग जो पेपर बना रहे हैं। इस वहम में मत रहो बेटा कि 1.5 लाख रुपए दिया है तो 1.5 लाख साल पुराने इंसान से मॉक बनवा रहे हैं वो, 1.5 साल पुराने इंसान से मॉक बनवा रहे हैं सारे कोचिंग वाले। ठीक है, डिफरेंस ये रहता है कि उनको गाइडेंस कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है खुद, फाउंडर कर रहा है खुद, ओनर कर रहा है खुद, प्रूफ रीडिंग कौन कर रहा है, ये सारी चीजों में डिफरेंस आ जाता है बस। ठीक है, टीम यहाँ से क्वालिटी बना देती है अपनी। कुछ कोचिंग या कोई भी इंसान अच्छे मॉक्स बना रहा होगा तो अच्छे मॉक बनाने वाले के साथ साथ उसके साथ साथ एक प्रूफ रीडिंग टीम भी अटैच होती है, एक अप्रूवर भी रहता है, एक गाइडलाइन देने वाला भी रहता है, तब जाके वो चीज अच्छी बनती है। ठीक है, तो आप अब कितने भी एग्जाम्पल ले आए, मैं तो अपने डब्बे से बाहर नहीं निकलूंगा जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक, द कंसोर्शियम explicitly states that all necessary information is contained within the given passage. Outside knowledge is not required and may actually lead to astray. तो आप भटक जाओगे अगर आप पैसेज में जो दिया है उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो। कितने लोगों ने महसूस किया है कि वो भटक चुके हैं जब भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? एकदम रैंडमली आप ऑप्शन जब देख रहे हो, जब चूज कर रहे हो, तो आपको एकदम फील आती है कि शायद मैं जहां मुड़ना था वो मोड़ तो पीछे छूट गया। ऐसा आपको लगता है? कितने लोगों को लगता है? 80 के ऊपर, 90 के ऊपर लोग हैं हमारे साथ जो कि ऐसा कह रहे हैं। 100 टच हो चुका है नंबर, आप नीचे कर सकते हैं वापस अपने हाथ। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता रहूंगा, हाथ उठाने की आदत आप बनाए रखें। घर पे हाथ ना उठाएं किसी पे, यहाँ हाथ उठाएं। ठीक, अपना सारा स्ट्रेस यहाँ निकालें। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बड़ी बहनें जो होंगी यहाँ बैठी हैं, अगर उनके गलती से कोई छोटे भाई हो, पिटते ही रहते होंगे इनसे दूर, क्योंकि इनके मौके में नंबर नहीं आए। ठीक है, वो बेचारा यही प्रार्थना कर रहा होगा, हे भगवान इसके 100 क्रॉस करवा दो वरना मैं मर जाऊंगा 7 दिसंबर से पहले। तो बड़ी बहनों के साथ ये काफी दिक्कत होती है। छोटे भाई, बड़े भाई तो छोटी बहन को मार नहीं सकते, घर वाले पहले मार डालेंगे। ठीक है, कन्या है, देवी का रूप है, तुम उस पर हाथ उठा रहे हो, तो ये रहता है। फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं बस। अब हमने ये कुछ चीजें समझ ली, उसके बाद यू विल बेनिफिट फ्रॉम द जनरल अवेयरनेस, इसीलिए हमने पढ़ा पूरा लीगल रीजनिंग ऑफ द कंटेम्प्ररी लीगल एंड मॉरल इश्यूज। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम फ्रॉम करेंट लीगल नॉलेज। कंटेम्प्ररी का मतलब क्या होता है? जो अभी चल रहे हैं, अभी चलने वाले पढ़ने होते तो हम स्टैटिक क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब वो भी आएगा और ये भी आएगा। अगेन आपने नोट कर लिया, करेंट लीगल अफेयर्स उसने साफ स्टेट कर दिया है कि हम वो भी पूछेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लासेस के वीडियोस यूट्यूब पे डले, फ्री में जाके देख सकते हैं करंट लीगल अफेयर्स की क्लासेस। अब टू बेटर अप्लाई जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स तो हमने पढ़ लिए, और propositions to the given fact scenario. Each passage would be followed by a series of questions that will require you to क्या की स्टेप्स आ गए आपके सामने। हाइलाइटर मैं ऑन कर लेता हूं अपना, आइडेंटिफाई, हाईलाइट ही नहीं हो रहा, आइडेंटिफाई करना है, इन्फर करना है क्या, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। आपको पूरे पैसेज में से जाके सिर्फ ये ढूंढ के लाना है सबसे पहले कि कौन से लॉ की बात हुई, क्या रूल बताया, क्या प्रिंसिपल है। स्टेप नंबर 1 लिख लो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ठीक, पूरे पैसेज में सबसे पहले जानना है, ढूंढना है कि रूल की बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल 21, कौन से लॉ का आर्टिकल 21, सेक्शन 21 के आर्टिकल 21। ठीक है, समझ में आ गया आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 तो बहुत बड़ा है, उसमें किसकी बात हो रही है? राइट टू प्राइवेसी की बात तो नहीं हो रही। अगर राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही तो केस पुट्टस्वामी जजमेंट की बात तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो क्यों हो रही है?
इतना दिमाग तुमको लगाना है। बात समझ में आ रही? किसी को बोर तो नहीं लग रहा? लीगल क्लास तो किसी को ही बोर नहीं लगती। आज तक सोते हुए बच्चे नहीं देखे मैंने लॉ की क्लास में। ठीक है, अच्छा है, सही प्रोफेशन में जा रहे हो। अगर इधर ही जाते तो फिर क्लैरिटी क्यों दे रहे? ठीक। अब पहला वाला हो गया, आइडेंटिफाई कर लिया, इन्फर कर लिया कि हमने क्या क्या पॉइंट्स है, क्या क्या उसने बात करी है। अब आपका वो आलतू फालतू आई वाला को टालतू जितना भी उसने पैसेज में लिखा हुआ है कि ऐसा होता है वैसा होता है, यहाँ जंगल में एक राजा मर गया, उसकी बीवी के 4 पिल्ले हो गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें ऊपर पैसेज में क्या दिया है। हमें क्या ढूंढ के लाना था सबसे पहले, लॉज क्या बोल रहे हैं, और उसमें रूल्स कुछ अगर हैं या फिर कोई केस लॉज है। ठीक है, छांट के बीन के लाना था हमको। ठीक है, झाड़ लगा है उसमें से जामुन छांट के लाना। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब अगला पॉइंट, अप्लाई भी करना है। ठीक है, छांट के तो ले आया, इसको करना क्या? अप्लाई सच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू वेरियस फैक्ट सिचुएशंस। ये तो हमें अगले क्वेश्चन बना के देते हैं 1 से 5 तक, छोटे छोटे फैक्चुअल सिचुएशन बना के देते हैं वो। ठीक है, कि राहुल था, वो कल नाले में गिर गया, उसकी खोपड़ी टूट गई, उसकी हड्डी टूट गई, उसकी बंदी छोड़ के चली गई, अब उसके पापा ने उसको तलाक दे दिया। ऐसी उल्टी सीधी चीजें बना के देते हैं आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ऊपर आपने चीजें निकाल ली है, ठीक है, यहीं पर आपकी वो छोटी सी जो पेंसिल से आप हाईलाइट कर रहे हो, ऊपर जो आपने निकाला है वो काम आएगा। ठीक है, एक और क्लैरिफिकेशन आप हाईलाइट कर सकते हो, गूदागादी नहीं करनी। बिल्कुल आर्ट एंड क्राफ्ट का शेक्सपियर और अपने आप का पिकासो निकाल दिया आपने, शेक्सपियर को देख के आपका पिकासो निकला है। ठीक, कि आज तो मैं बनाई डालू, जो है वो है, दा विंची निकला है आपके अंदर आके, बस आज तो पैसेज और मैं और 2 घंटे। मम्मी पापा ने आर्ट एंड क्राफ्ट ऑप्शनल में नहीं लेने दिया, आज निकाल दिया। ठीक, तो अब ये हो गया, आपने क्या करा, अप्लाई करना चालू करा। किस पर? जो फैक्चुअल सिचुएशन आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में दी गई है कि ऐसा ऐसा फैक्ट है, इसके साथ ये गलत हुआ है, अब आप बताओ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन ने गलत किया है और कौन को पनिशमेंट मिलेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, यही पूछ रहा है ना आपसे वो। ठीक, उसके बाद अंडरस्टैंड हाउ चेंजेस टू द रूल्स और प्रिंसिपल्स में ऑल्टर देयर एप्लीकेशन टू वेरियस फैक्ट सिचुएशंस। इसका मतलब आपने जो ऊपर सबसे पहले स्टेप में आइडेंटिफाई किया, क्या लॉ, अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत चेंज करता है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी क्या बोलती है कि मेरे पास पूरा हक है, मुझे अपनी कौन सी डिटेल किसको कहाँ देनी है। राइट टू प्राइवेसी क्या है? फंडामेंटल राइट है। अब अगर इसमें कोई चेंज कर देता है, कोई मुझसे पूछे बिना मेरी डिटेल लीक कर देता है, या फिर मेरे फोन को हैक करके कहीं कुछ ले जाता है, ठीक, तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ चेंज जो कि एक फ्लो को तोड़ रहा है, कि ऐसा तो नहीं होनी चाहिए थी मेरी राइट टू प्राइवेसी, ये तो गलत हुआ मेरे साथ। अब अगर ऐसी सिचुएशन में गलत हुआ है तो फिर लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लॉ क्या बोलेगा, ये आपको बस समझना है। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ में आ रही है जो बताई गई है? पॉइंट नंबर 1 लॉ ढूंढ के आना है, पॉइंट नंबर 2 फैक्चुअल सिचुएशन में वो लॉ लगाना है। तीसरी चीज कि जब आपने लगा दिया लॉ, तो आपको फिर ये देखना है कि अगर ये लॉ थोड़ा बहुत भी फ्लो तोड़ेगा इसका कोई सिचुएशन या फैक्ट, तो इस पे क्या असर पड़ेगा, वही पूछता है अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रही सबको जो बातें बताई? अरविंद मिश्रा, तुम्हारी आज दिली तमन्ना पूरी हुई, तुम्हें तो आ ही रहा हो, अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। तो आगे चलते हैं, लीगल रीजनिंग में टेस्टिंग क्या हो रही है, यही सारी चीजें आपको बता दी जो ऊपर मैंने इंटरप्रेट करा है। आइडेंटिफाई करो, अप्लाई करो और टेस्ट करो इम्पैक्ट ऑफ द रूल चेंज। रूल बेसिकली लॉ की बात होगी। ठीक, यही चीजें हैं, एंड इसमें कुछ खास अब पढ़ने का है नहीं। अब क्या टेस्ट नहीं होता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। बेयर एक्ट का नॉलेज, आपको मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन के पहले दिन ये नहीं बोल दिया था कि बेयर एक्ट तो छूना ही नहीं, बोला था? कुछ बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनके कोई घर में पापा या भाई बहन कहीं लॉ में पढ़ रहे होते हैं, तो उनकी कोई बेरेट रखी होती है, वही उठा के चालू हो जाते हैं कि इसके इलस्ट्रेशन में बन गया हमारा सिनेरियो और बेरेट में बन गया हमारा लॉ, वही पढ़ाई क्लेट की। ठीक है, तो ये बात, स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ आईपीसी, सीआरपीसी या फिर बीएनएस, बीएनएसएस, बीएनए, कोई भी चीज, ये सब इररेलेवेंट है। मैंने तुमको कभी आज तक जब भी क्रिमिनल लॉ पढ़ाया एक भी सेक्शन लिखवाया? क्यों? क्योंकि मुझे पहला पॉइंट पता है, उनको पूछना ही नहीं तुमसे कभी। ठीक है, बात समझ में आई? हालांकि आपको किसी भी कोचिंग के शायद
XYZ मॉक्स में कोई CRPC का रैंडम सेक्शन वगैरह पूछ लिया होगा, उन्होंने नहीं पढ़ा है सब। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। रियल वर्ल्ड लॉ आपसे नहीं जानना चाहता है वो तो आपको कोइंसिडेंस होगा कि उसने रियल वर्ल्ड लॉ ही पैसेज बना के दे दिया, ये कोइंसिडेंस है मेरे लिए। वो चाहता ही नहीं है कि तुम्हें ये पता हो कि फंडामेंटल राइट्स होती क्या है, लेकिन एट द सेम टाइम वो दोगला भी है। कौन? कंसोर्शियम। वो तुमसे चाहता नहीं है कि तुम बाकी नॉलेज लेके आओ, लेकिन फिर चाहता भी है कि जो मैंने लिखा है वो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो। एक चीज और सुनो, ये जो गाइडलाइंस है सारी की सारी कंसोर्शियम की वेबसाइट पे, ये क्यों लिखी जाती है? ये गाइडलाइंस पढ़ के ही तो इंसान 4,000 रुपए देके फॉर्म भरेगा ना। अगर आप यहीं पर रिलेक्टेंस क्रिएट कर दोगे कि नहीं, इट रिक्वायर्स डीप स्टडिंग ऑफ बैरेट्स एंड इंटेंस मेहनत ऑफ 6 मंथ्स मिनिमम, तो कोई क्लैट का फॉर्म क्यों भरेगा? कोई भी नीट एस्पिरेंट हो सकता है, जेई एस्पिरेंट हो सकता है, जो अपनी फील्ड चेंज करके आ रहा हो, जिसने आज तक लॉ का ला नहीं पढ़ा, जिसकी जिंदगी में एल लगे हुए हैं, ठीक है, वो आ रहा है। मान लो अभी बहुत लोग आए हैं रिसेंटली, मैं आपको बता रहा हूँ, नीट एस्पिरेंट इतने भर भर के आए हैं। मेरे से ही कम से कम 50-60 लोग पूछ चुके हैं कि क्लैट में क्या करना है, कैसे करना है। आपका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है इस साल। डेफिनेटली 75,000 से ज्यादा लोग बैठने वाले हैं इस साल पेपर। डरा नहीं रहा हूँ, सेंटर पे ज्यादा लोग दिखे तो फैल नहीं जाना। ठीक। अब रियल वर्ल्ड लॉ इसलिए इनको बोला जाता है कि आपको नहीं पढ़ना, तो क्या जो पढ़ रहा है उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको? जिसने रियल वर्ल्ड का लॉ जिसको पढ़ा दिया गया उसको एडवांटेज नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 200%। क्योंकि कोई इंसान जो कि फील्ड चेंज करके आ रहा है, जो कि पहली बार वहां पर आके बैठकर लॉ पढ़ रहा है, ठीक है, मतलब उसने इस पूरे ड्यूरेशन में भी, मान लो अभी जो 100 दिन, 120 दिन, 110 दिन आपके पास बचे, इसमें भी अगर किसी ने लॉ नहीं पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा, कहीं से भी नहीं पढ़ा, और वो वहां पहले दिन जाकर लॉ देख रहा है, ठीक है, वो शायद इंटरप्रेट कर ले, लेकिन द की वर्ड इज शायद। लेकिन डेफिनेटली कौन इंटरप्रेट कर लेगा? ये बैठे हैं सामने जितने। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ के गए हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आउटसाइड फैक्ट्स की जरूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ ठीक है, समझ गए, नहीं लगाना कुछ बाहर से। ये तो बहुत ही बेसिक रूल है, इमोशनल तो होना ही नहीं। अरे बेचारी का पति छोड़ गया, कितना बुरा लग रहा होगा उसको, तो एलिमनी देनी ही पड़ेगी। वाह बेटा, जूरी बन जाओ ना, वकील क्यों बन रहे हो? इमोशंस पे ही करना था काम। ठीक है। मॉरल बायस, नहीं नहीं, लड़कियां इतने छोटे कपड़े पहन के बाहर निकलेंगी तो उनके साथ तो ऐसा होगा ही, ये गलत है। हाँ, ताऊ बनना है, क्लैट मत दो, ठीक है, वकील बनने जा रहे हो आगे। यही बात है। आपकी मॉरल्स, आपकी इमोशंस अपने एक छोटी सी पॉलिथीन में डाल के ड्रॉवर में छोड़ के जाना है क्लैट जब देने जा रहे हो तो। ठीक है, जितनी भी आपकी सोच छोटी बड़ी हो, आप वहां ही छोड़ के जाएं, सोच छोड़ के जाएं, सोचना लेके जाएं। ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं? 4 स्टेप फॉर्मूला, कैसे इसको हम क्रैक करेंगे? आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप आओ क्वेश्चन को एनालाइज करो। यहाँ पर पहला वाला स्टेप मैंने अभी क्लियरली बता ही दिया था, तो उसमें मैंने ये जो बोल्ड करके लाया हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पड़ना है। रीड एंड एक्सट्रैक्ट व्हाट, जो भी गवर्निंग प्रिंसिपल उसमें दिया हो, जो भी लॉ दिया हो, जो भी केस की बात हो रही है, कम से कम ये पॉइंटर अपनी उंगलियों पे बना के रख लो। अब अगर आप पेपर पे लिख पाते तो मैं तो सबसे अच्छा तरीका यही बोलता कि भाई, अगर आप उसमें से छांट के लिख पा रहे हो साइड में तो और ही बढ़िया बात है। बट लिख पाओगे नहीं तो, अगर पॉसिबल हो कोई थोड़ा बहुत किसी की चीटी जितनी राइटिंग हो तो लिख भी ले तो अच्छी बात है। होते हैं कुछ लोग जो इतना इतना से लिखने में माहिर होते हैं तो मैं तो अपना ही लिखा ना समझ पाऊँ क्या लिख दिया है मैंने 2 मिनट पहले तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो बस आपको हाईलाइट करना रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा है एनालाइज द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पे आओ, और एक रूल आज से बांध लो, अपने साथ लेके जाना इस लेक्चर के बाद, कि व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन, prima facie, everyone knows the meaning of prima facie, I assume, for the recent journeys, prima facie means on the face of it, देखते ही सामने मुंह पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन आपकी इमोशंस को इन्वॉल्व कर सकता है, आपके मॉरल्स को ट्रिगर कर सकता है, आपके कोई सेंसिटिव साइड को इन्वोक कर सकता है, कोई भी फैक्चुअल सिनेरियो हो सकता है जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आता है, ठीक है,
मात्र 3 से 4 सेकंड का थोड़ा सा ब्रेक लेना और सोचना, क्या ये जिस डायरेक्शन में मेरा मन मुझे लेके जा रहा है, क्या मैं भटक तो नहीं जाऊंगा? ठीक है, अगर भटक जाऊंगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया तुरंत गलत ही जाएगा। तो मन को वहां से घुमा के वापस लाना है कि भैया तू वकील है, तू जज नहीं है, जज मत कर। ठीक है, क्या बोलना है अपने आप से बार बार कि भाई तू क्या है, वकील है, तेरे लिए कुछ सही गलत नहीं है, तेरे लिए सिर्फ सिचुएशन में जो मांगा है वो है। ठीक, समझ गए मेरी बात को? जज कब करोगे इंसान को? जब तुम जज बनोगे। जज भी मन से तो कुछ और जज करता है, वो तो लॉ के हिसाब से ही जज करता है लोगों को। ये आपके पास एविडेंस नहीं है तो सलमान खान ने गाड़ी नहीं चलाई, उसके ड्राइवर ने चलाई। फुटपाथ पे तो सलमान खान तो था ही नहीं उस दिन कार में। हिरण को भी सलमान खान ने, वो जो ब्लैक बक था उसको भी सलमान खान ने नहीं मारा, क्योंकि सबूत ही नहीं है हमारे पास। जो हम साथ साथ हैं कि पूरी वो कास्ट गई थी घूमने के लिए, वो भी पता नहीं अलग अलग जगह थे, वो तो कोई था ही रात में साथ में 2 बजे। बस, सबूत नहीं तो लॉ नहीं तो डिसीजन नहीं तो सलमान खान बीइंग ह्यूमन आफ्टर किलिंग एनिमल्स। ठीक, तो यही बात है, सबूत मांगती है अदालत। आपको अगर सबूत मिल रहा है ऑप्शन में, सबूत कहां से मिलेगा वकील साहब? बात सुने हमारी, आपको आंसर ढूंढने के लिए सबूत कहां मिलेगा? ऑप्शन में तो कतई नहीं मिलेगा। ऑप्शन में आपको एक चीज मिलेगी बस, वो है धोखाधड़ी उस ऑप्शन की आपके साथ। ठीक है, दोगलापन। जितने भी कलयुग के फीचर्स हैं आपको वो 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे। क्या? इमोशन, एंगर, ठीक है, लालच, लस्ट, सब कुछ आपको 4 ऑप्शन में भर के दे देगा। कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, 4 ऑप्शन जो आते हैं लीगल के क्वेश्चंस में। लेकिन आप क्या हो वकील साहब, आपको क्या चाहिए? सबूत। सबूत मिलेगा ऊपर वो जो इतना बड़ा लिखा हुआ है पैसेज, उसके अंदर हमेशा। सबूत कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, आ गई बात समझ? सबूत कहां से ढूंढ के लाएंगे? ऊपर से ढूंढ के लाएंगे। सबूत के साथ साथ वहां एक चीज फ्री मिलती है, वो है लॉ। वो तो लाना ही था पहले, सबूत तो बाद में आया। ठीक है, लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो? बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है, तुम राज शमानी, हम रणबीर अलाहाबादी, क्यों नहीं? ठीक, तो अब आगे एनालाइज कर लिया। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले 90% लोग, मैं तो भाई तुम जो मुझे डाउट पूछते हो डीएम में, मैं तो सर पीट लेता हूँ अपना तुम्हारा डाउट सुन के कि तुम यही नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। ये तो समझो पहले, एक बार जो पॉज ले रहे हो वहां ये तो समझो कि क्वेश्चन ने पूछा क्या था। पैसेज गया भाड़ में, ऑप्शन गए भाड़ में, तुम क्वेश्चन तो देख लो भाई। जो पूछ रहा है एटलीस्ट उसको तो इंटरप्रेट कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं यहाँ पर बैठू, यहाँ पर सामने आरुषि बैठी, आरुषि आर्या, ठीक, मैं आरुषि से बोलूं आरुषि व्हाट इज योर नेम, ठीक, या फिर मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, सिंपल, ये मेरा क्वेश्चन है। ये बोलती आई एम फ्रॉम इंदौर। फिर वो बाद में बोले अरे मैंने आंसर बताया, सर तो गलत बोल रहे हैं, इस आंसर को ऐसा कैसे हो सकता है, आंसर की में भी लिखा हुआ है माय नेम इज आरुषि आर्या, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने क्वेश्चन सुना मेरा क्या बोला? समझ रहे हो? कॉमन सेंस विच इज नॉट सो कॉमन, विच इज द रेयरेस्ट सेंस। ये भी आप इस चीज को समझ रहे हैं? कॉमन सेंस सबसे रेयर चीज है पूरी दुनिया की, हर किसी के पास मिलेगा ही नहीं आपको। रेयरेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज कॉमन सेंस। अब 2 स्टेप हमने समझ लिए, हमें क्वेश्चन समझना है सबसे पहले, मांग क्या रहा है, फिर तो आंसर देंगे ना। कितने किलो चावल मांगा है तब तो बोरी में से निकाल के 1 किलो देंगे। ठीक, टेस्ट एप्लीकेशन, आपने जो रूल आइडेंटिफाई किया था उसको स्पेसिफिक फैक्ट्स पे जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उस पे लगाना है। ठीक है, स्पेसिफिक फैक्ट्स का मतलब ये है, एग्जाम्पल के लिए, कि 4 लोग ABCD, लिख रहा हूं जो दिख रहा है ना वो ABCD, हाँ, 4 लोग जो ABCD कहीं कुछ करने गए थे। ठीक है, एक ने मर्डर कर दिया, एक ने डकैती डकैती तो नहीं करी, एक ने कहीं किसी से कुछ चोरी कर लिया, फिर एक ने कहीं कुछ कर लिया। ठीक है, एक ने मर्डर कर दिया, एक ने कुछ कहीं भाग गए लेके, एक ने आग लगा दी। ठीक है, ऐसे कुछ 4 लोगों ने अलग अलग क्राइम कर दिया। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि भाई ये जिसने मर्डर किया था उस पे वो वाला रूल लगेगा क्या जो हमने अभी ऊपर बात करी? ये तो समझो कि किस पे लगाना था रूल। समझे?
क्वेश्चन पूछ रहा है ए पे लगाना है, आंसर दे रहे हो सी पे लगाना है। कॉमन सेंस, कोई सेंस है इस बात की? नहीं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक फैक्ट्स में किसकी बात हो रही है, मुझे ये लॉ किस पे लगाना है। ठीक, क्लियर? किसी को कुछ नयापन लग रहा है अप्रोच में थोड़ा बहुत जो आज बता? ये क्या है? मिक्सचर ऑफ यस एंड नो? थोड़ा थोड़ा आता था, थोड़ा थोड़ा आप बता रहे हो। हाँ, ठीक, अच्छी बात है। अब लास्ट ऑप्शन हम सबको बाय डिफॉल्ट बचपन से आना चाहिए था, वो था एलिमिनेशन। ठीक है, अगर आपको मैंने साफ बता दिया है भैया कि इमोशनल वाले ऑप्शन नहीं होंगे आंसर, मॉरली जो आपको लग रहा है कि सही है वो तो ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पहले ही खत्म हो जाते हैं। यू आर in 99.99999% of the scenarios in legal reasoning and in CLAT in ALET and ALET तो चलो छोड़ो, उसमें लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं दो तीन क्वेश्चन। इन अदर एंट्रेंस एग्जाम्स यू आर इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस। और जितने लोग अभी यहाँ दो ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं, आपकी लीगल रीजनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आपके नंबर भले ही नहीं आ रहे लेकिन लीगल रीजनिंग अच्छी है। अगर आप दो पे पहुंच पा रहे हो और इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर निकलता है तो ठीक है, अगर आप इतना पहुंच पा रहे हो बहुत आगे रेस में, कंपटीशन कुछ नहीं लगता आपके सामने। थोड़ा मोटिवेशन भी ले लो, हर बार डांट थोड़ी पड़ेगी, कभी कभी अच्छी भी बातें सुनने के लिए। अगर आप दो को टोन डाउन कर पा रहे हो, दो को एलिमिनेट कर पा रहे हो, यू आर वे अहेड ऑफ द कंपटीशन, यू आर इन द टॉप 2000। अभी टॉप 200 में कैसे आओगे, टॉप 20 में कैसे आओगे, आज की क्लास के बाद रुके रहे लास्ट तक। ठीक, अब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लाइव। अब बात हो गई है गोल्डन रूल ऑफ लीगल रीजनिंग, आपको कंक्लूजन करेक्ट निकालना है और करेक्ट रीजनिंग लगानी है, तो उससे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको, बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैंने तो यस और नो तो डील कर ही लिया, मैं यस पे तो आ ही गया, लेकिन उसके बाद का जो है वहां पर वो डबल ट्रैप सिस्टम बनाता है। डबल ट्रैप सिस्टम, मेजोरिटी ऑफ द टू ऑप्शन, मान लो एक ए ऑप्शन आपने निकाला और एक डी ऑप्शन आपने निकाला, इन दोनों में आंसर यस दिया हुआ है, इसके आगे कुछ 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 लिखा हुआ है जो कि ऑब्वियसली इसकी रीजनिंग होगी। ठीक, ये हो गया, आंसर है डी। आपने 90% से जो मार्क कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आया कि डी थी रीजनिंग इसकी। सबसे पहला रूल इसमें लगता है कि आपको पकड़ने हैं कीवर्ड्स। कितना ही लंबा होता होगा भाई ऑप्शन, पैसेज तो नहीं लिख के देना ना वो ऑप्शन में, होंगे तो दो लाइन ही, ठीक है, एक लाइन मैक्सिमम दो लाइन, और वर्स्ट केस सिनेरियो तीन लाइन। इससे बड़ा है आपको कोई ऐसा ऑप्शन कभी आपने देखा हो? ब्लंडर मॉक्स की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल मॉक्स की बात हो रही है। ठीक, क्लैट की ही बात हो रही है, मान लो तो उसमें तो चार पांच वर्ड्स में खत्म कर दिया पैसेज का वो जो ऑप्शन है। तो कीवर्ड्स आपको देखने हैं कि ये जो हल्के फुल्के सामने से गिने चुने, अब मैंने दो ऑप्शन निकाल लिए थे, इन दो ऑप्शन में मैं कम से कम दो दो बार पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, किसको, ऑप्शन ए को और ऑप्शन डी को। ठीक, क्या, कि एटलीस्ट समझो दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग क्या है। अगेन बॉइल्स डाउन टू योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, वही अच्छी नहीं है तो अगले साल का बैच भी निकाल दिया है, आ सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कॉम्प्रिहेंड तो कर लो पहले कि ए वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, डी वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है। तुम्हें अगर चीज समझ में आ गई, ए ये बोल रहा है, बी वो बोल रहा है, डी वो बोल रहा है, अब तुम वापस से रिकॉल करो क्वेश्चन ने क्या पूछा था। ठीक, ये हो गया कीवर्ड्स वाला गेम। कीवर्ड्स वाला गेम क्या होता है, यहाँ पर मात्र एक या दो शब्दों का अंतर होता है बहुत बार। ठीक है, ये वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और मैंने आपको जब सीआर की अभी लेटेस्ट लेक्चर में बताया था कि दस, हाउएवर, समथिंग समथिंग, ठीक है, सिग्नल वर्ड्स हम उसको बोलते हैं जो सीआर में, ठीक, सिग्नल वर्ड्स ही हैं अगेन। ठीक, इंग्लिश का आप पैसेज कर रहे हो, लीगल का आप पैसेज कर रहे हो, सीआर का आप पैसेज कर रहे हो, हमेशा आपका क्या टेस्ट हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन कहाँ बिगड़ता है,
जैसे ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड डाइवर्ट होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ डाइवर्ट होता है? जब आप ये वर्ड्स छोड़ देते हो। कौन से वर्ड्स पकड़ने हैं? ये ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो कि इन दोनों सेंटेंसेस का डिफरेंस बना रहे होंगे। ठीक है, पहली बात तो स्टेप नंबर 1 इज के कीवर्ड्स देख लो और कॉमन चीजों को साइड हटा दो। दोनों ऑप्शन में कुछ कॉमन चीजें होंगी। राहुल राहुल, चलो हटा दिया राहुल को, कॉमन। ठीक, मर्डर्ड मर्डर्ड, हाँ हटा दिया, कॉमन। अब क्या बच रहा है? शायद मुश्किल से एक शब्द बच रहा होगा बीच में, कॉमन अनकॉमन, या 2 शब्द बच रहे हो। ठीक है, अब ये मेथड लगा के देखा है कॉमन चीजें हटा के बीच में क्या बच रहा है? नहीं लगाया तो नंबर कहां से आएंगे बेटा? आज से नंबर आना चालू होंगे, आप देखिए लगा के। ठीक, कॉमन कॉमन चीजें हटा दी। इसके घर गया, इसके घर गया, हाँ ठीक है, दोनों ही घर जा रहे हैं। इसलिए तो कंफ्यूज हो रहे हो ना, क्योंकि तुम कॉमन चीजें नहीं हटा पा रहे हो। तुम्हें दोनों ही चीजें, दोनों ही सेंटेंस सिमिलर लग रहे हैं। तो सबसे पहले, और ये जो चीज आपको बता रहा हूँ ना बेटा, ये बैठ के 20 मिनट में नहीं करना है क्वेश्चन। ये 30 सेकंड में एक पूरा क्वेश्चन होना चाहिए आपसे। 30 सेकंड यू आर गेटिंग फॉर 1 क्वेश्चन। अगर 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 सेकंड पर क्वेश्चन, कैलकुलेटर खोलने जरा, रुको कितना बन रहा है। 30 सेकंड पर क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन आएंगे। 960 सेकंड आपको लगाने हैं, डिवाइड बाय 60, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 60, 16 मिनट। 16 मिनट में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर मैं मान लूं कि आपका पैसिव रीडिंग वगैरह मिला जुला के आपको 8 मिनट और लग गया, 24 मिनट्स, 24 मिनट में लीगल खल्लास। प्रैक्टिस करोगे इसको 20 तक भी ले आओगे। 20 मिनट में लीगल कर देते हो तो बाप बन गया। क्लैट का, क्लैट की बात हुई, वैसे बाप मत बनो। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? कि आप वहां पर सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो, डबल डिजिट रैंक ला सकते हो। अभी किसी का नहीं आ रहा हुआ यहाँ, 20 मिनट में कोई नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा है यहाँ 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन। नहीं कर पा रहे ना? गलत बोल रहा हूँ? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप ये चीजें नहीं हटा रहे सामने से। अपने जो रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं बीच बीच में, डीक्लटर करना है ना। मैं तो शुरू से पिछले 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, डीक्लटर डीक्लटर डीक्लटर। टेबल करो, चाहे क्वेश्चन का ऑप्शन करो, डीक्लटर। डीक्लटर से ही निकलता है पेपर। यूपीएससी लोग क्यों नहीं निकाल पाते एक बार में? कोई बोल रहा है कि मुखर्जी नगर चले जाओ, कोई बोल रहा है कि ऑनलाइन खरीद लो, कोई बोल रहा है कि ये किताब मत पढ़ो, कोई बोल रहा है वो कर लो। निकला किसी का ही नहीं जो बोल रहा है। ठीक है, तो बात वो है, यूपीएससी क्यों नहीं निकल पाता एक बार में? क्योंकि जो ज्ञान देते रहते हैं उनको खुद ही नहीं निकालना आता। ठीक, बात वो है। रोमन सैनी ने निकाला था तो उसका पार्टनर खा गया पूरा अनअकैडमी स्टार्टअप बना के। तो वही बात है कि अब कीवर्ड्स आपके पास बचेंगे जब आप सारी चीजें हटा दोगे। राहुल ने मर्डर किया, उसके घर पे जाके, अब बीच में कुछ सेंटेंस है, एक एक दो वर्ड्स। ठीक है, राहुल हटा दिया, कॉमन था। मर्डर किया, हटा दिया, कॉमन था। घर पे जाके हटा दिया, कॉमन था। कुछ तो बचेगा बीच में। यही है वो डिफरेंस वाले वर्ड्स। अब पहला वाला सेंटेंस कुछ और बोल रहा होगा, नीचे वाले सेंटेंस में कुछ और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बच रहा होगा। इजिएस्ट ट्रिक टू गेट योर आंसर इज, इसमें से कोई एक कॉम्बिनेशन शायद पैसेज में होगा ही। देखना, एग्जाम्पल के लिए, बहुत लेम सा एग्जाम्पल है बट फिर भी यही राहुल वाला हम समझते हैं। राहुल ने उसके घर जाके मर्डर किया। एक में चाकू लेके गया है राहुल, एक में ब्लंट नाइफ लेके गया है राहुल। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा तो अभी तक कहानी समझ में आ रही? राहुल कौन है? जो मर्डर करके आया। ठीक, ए ऑप्शन बोल रहा है कि राहुल नाइफ लेके गया और डी ऑप्शन बोल रहा है कि राहुल ब्लंट नाइफ लेके गया। पूरे पैसेज में कहीं ब्लंट वर्ड ही यूज नहीं हुआ है, तो ऑप्शन में ब्लंट कहां से आ गया? तो आंसर में ब्लंट आएगा ही नहीं, मतलब आंसर मेरा आ गया ए। समझे इस बात को? आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो कि आप इसका आगे का, इसका पीछे का, इसका आगे का, इसका पीछे का, सब मिला जुला के पढ़ रहे हो जब आप एक ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो। ठीक, जब आप चीजें हटा दोगे ना, आसपास से झालरें हटाओ जरा, फूल माला हटाओ, देखे मूर्ति कैसी दिख रही है। ये करते हैं ना गणेश जी को विसर्जन के पहले, क्या मालाओं के साथ बहा देते हो क्या? सब हटा के अपन प्रॉपर उनके फॉर्मेट में उनको विसर्जन करते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तो आई भी नहीं आने वाली। ठीक, तो सब डीक्लटर करके ही उनको विदा करते हो ना कि अगले बरस जल्दी आना। ठीक, ये नहीं कि ये आपकी पुड़िया, ये आपका सिंदूर, ये आपका कलावा, सब ले जाओ।
तालाब थोड़ी गंदा करना है, ठीक। तो यही बात है, यहाँ पर कुछ 1 या 2 कीवर्ड्स बचेंगे, उससे ज्यादा बच ही नहीं सकते, मुश्किल से 3 बचेंगे, 4 कभी नहीं बच सकता। 4 वर्ड अगर अनकॉमन बच गए तो भाई तो फिर वो आप खुद ही शायद कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तो शायद आप एक करेक्ट आंसर और एक बहुत बड़ा ब्लंडर ऑप्शन को कंपेयर कर रहे हो। जैसे आपके 4 वर्ड्स कहाँ कॉमन बचेंगे, जब आप एक इमोशनल ऑप्शन को इवेलुएट कर रहे हो, तो भाई यहाँ तो कॉमन कुछ बच ही नहीं रहा है, यहाँ तो सभी अलग आ रहा है। तो भैया तुम इमोशनल ऑप्शन को कंपेयर करोगे तो सब अलग आएगा ही, ठीक है। बात समझ में आई मेरी? सबको यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार अनम्यूट करके चिल्ला सकते हैं। क्या चिल्लाएंगे? आप चिल्लाएंगे हालेलुया। बस बस बस, घर वालों को भी तो लगना चाहिए ना, पढ़ाई छोड़ के सब करवाता है इंसान, ठीक। अब यहाँ तक एक चीज समझ में आ गई, पहली ट्रिक समझ में आ गई। अब इसके बाद कॉमन मिस्टेक नंबर 1 जो कि सब लोग करते हैं, दोहराते हैं बार बार, यूजिंग आउटसाइड नॉलेज। आप लोग भी कभी कभी कर रहे होगे, बहुत बार आपने करी होगी आउटसाइड नॉलेज यूज, ठीक। कभी आपने बीएनएस का सेक्शन लगा दिए, कभी कोई बेरेट को आपको ऐसे रैंडम याद आ, बेरेट कभी याद आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज्यादातर याद आएगी, क्योंकि हमने तो आर्टिकल रटे हैं सारे, ठीक। आर्टिकल रटना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जीके में भी आ जाता है सीधा सीधा। 21 ही नहीं पता होगा, बस ये पता होगा कि कुछ राइट टू लाइफ होती है, और आपने क्या कभी किसी मॉक में 21 लिखा नहीं देखा क्या? आर्टिकल 20 बहुत बार आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ही इकलौता ऐसा लॉ है जिसमें आर्टिकल रटने पड़ते हैं, बाकी किसी में कुछ नहीं रटना पड़ता है, ठीक। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आपने उठा के लगा दिया, पूछा ही नहीं उसने, जबरदस्ती। कुत्तों की कुछ बात हो रही है, ये है वो है, तुम्हें पता है कि करंट अफेयर्स में, लीगल करंट अफेयर्स में हमने स्ट्रे डॉग्स पे कुछ एक लेजिस्लेशन आया था जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। अब तुम्हें जजमेंट भी याद आ गया, हाँ हाँ सौम्या दीदी ने पढ़ाया था, हमने जस्टिस टाइम्स में भी पढ़ा था, सब याद आ गया था। वेरी गुड स्टूडेंट, बट नॉट गुड एट द राइट स्पॉट, ठीक। यहाँ नहीं आपको गुड होना था इतना ज्यादा। तो इधर क्या कंसेप्ट लगता है, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, नहीं लगाना दिमाग, जबरदस्ती डम बने रहो। कब? जब यहाँ पर नॉलेज लगाने की बात आए, उस मामले में डम बन जाए, हमें नहीं आता कुछ, होगा उसमें जो ऊपर दिया है, हमें तो नहीं आता, ठीक। न्यूज़पेपर की हेडलाइन आपको कुछ याद आ गई, कोई करंट अफेयर याद आ गया, जबरदस्ती नहीं लगाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर? इससे होता क्या है, लीड्स टू सिलेक्टिंग ऑप्शंस दैट साउंड लीगली करेक्ट, यस ऑब्वियसली बिकॉज यू नो द लॉ, तो यू विल ऑब्वियसली सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज लीगली करेक्ट, बट पैसेज की स्पेसिफिक प्रिंसिपल से मैच नहीं करते। फिर वो तो पैसेज में लिख के बैठा है कि बेटा मर्डर क्राइम नहीं होता है, तुम वहां बोल दो ऐसे कैसे, ये तो देश के लॉ का अपमान है, हम तो डी मार्क करेंगे, कर लो, तुम्हें नहीं सिलेक्ट करेगा वो, एनएलएस कोई और जाएगा फिर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपसे वो जो पूछ रहा है भैया उस पर रहो ना, क्यों जबरदस्ती अपना, हो गए तुम 1.5 होशियार, शेर के सवा शेर, चेस के घोड़े, ठीक है। तो एक बार में 2.5 कदम चलने वाले, ठीक। आगे अगली मिस्टेक, द यस और नो ट्रैप। पहली बात तो, क्या आपको बेसिक कॉम्प्रीहेंशन आया लॉ में? अगर लॉ में आपका कॉम्प्रीहेंशन सही है तो आप एटलीस्ट यस और नो करेक्ट मार्क कर सकते हो, ठीक है। कितने लोगों को इसमें ही दिक्कत होती है कि हम यस और नो भी करेक्ट नहीं समझ पाते। क्या मैं ये कहूंगा कि आप डम तो नहीं हो, लेकिन शायद आप कंसेप्ट अभी आपके पूरे नहीं है। अगर आप कंसेप्ट पूरे कर लोगे तो आप यस और नो तो हर इंसान लगा लेगा, अगर वो कंसेप्ट समझ जाएगा, उसको रीजनिंग लगानी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन आपका 40% रोल प्ले करता है, लेकिन 60% आपके कंसेप्ट अगर आपने पढ़ लिए हो, जो कि हम पढ़ाते हैं या कोई बाकी लोग भी पढ़ाते हैं, अगर आपने 60% भी पढ़ लिया है, आपका यस और नो डिसाइड कर दोगे। सेटअप क्वेश्चन आस्क, इज एक्स लायबल फॉर डिफेमेशन? Two options says yes but with different reasoning, and two options say no but with different reasoning, ठीक है। The trap, yes X is liable based on the passage, then choose between the two yes based on the sounds more, ये आपका ट्रैप है, ठीक। आपको वो पहुंचाएगा लीगली करेक्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। आपको सोचने के ऊपर मजबूर करेगा कि जो ऑप्शन लीगली करेक्ट दिख रहा है कि जाओ भाई, जाओ 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 जाओ, वही ऑप्शन, लेकिन वो नहीं है,
ठीक, उसके बाद rather than comparing the reasoning against the passage's principles। अब 2020, हाँ 2020 से पहले क्लैट में जो लॉ आता था उसका नाम था लीगल एप्टीट्यूड। 2020 में इन्होंने सब्जेक्ट का नाम बदल दिया और नाम रख दिया लीगल, क्या रखा है नाम, रीजनिंग। क्योंकि फैजान मुस्तफा जो कि अभी CNLU के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने ये उस टाइम पर पैटर्न चेंज किया था। उन्होंने ये बोला था कि हम सिर्फ ज्ञान नहीं जांचना चाह रहे हैं। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, QT या टेक्निक्स नाम हो गया उसका, पहले उसको QA बोलते थे। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, तुम्हें ये चीज आती है या नहीं आती, सिंपल। ठीक, ये पूछता है वो, आती है या नहीं आती। रीजनिंग क्या बोलते हैं, तुम्हें आती तो है, लगानी आती है कि नहीं, रीजन दे पा रहे हो कि नहीं, उसमें जो पूछा गया है समझ पा रहे हो कि नहीं। तो असली वकील क्या करता है, ये तो करता है। मेरे बैच में मेरे साथ 180 लोग ग्रेजुएट हुए 2023 में, ठीक है। 180 लोग NLU के बैच ऑफ 23 से निकले। 180 लोग एक ही क्लास में बैठे ऑलमोस्ट, ठीक है, एक ही टीचरों से पढ़े हम। अब वो BA की क्लास अलग थी, BBA की क्लास अलग थी, इतनी इंटीग्रिटीज में नहीं जाएंगे हम, लेकिन ऑलमोस्ट हम एक ही टीचर से पढ़े। हमें IPC एक टीचर ने पढ़ाया, CRPC एक टीचर ने पढ़ाया। तो क्या टीचर ने कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन किया होगा किसी को ज्ञान देने में, नहीं। कह रहे ये BBA वाले हैं, ये थोड़े एलीट हैं, BA वाले तो गांव के हैं, ठीक। हाँ, वो हमारे कॉलेज में थोड़ा चलता था। BBA थोड़े कम थे नंबर्स में, हम 16 पीपल थे जितने BBA LLB वाले थे। हम थोड़े एलीट चलते थे, हम चौड़ में चलते थे, अपने ही बैच से चौड़ में रहते थे हम। हमारी क्लासरूम बहुत अच्छी थी, हमारी क्लास का AC बहुत अच्छा चलता था, फर्नीचर बहुत अच्छा था, सुकून में रहते थे हम सारे। कोर्स वर्क हमारा माथा पीटते हुए नहीं जाता था BBA LLB का, तो हम सारे सुकून में ही रहते थे। और प्लेसमेंट भी जनरली हमारे कॉलेज से BBA LLB की पहले लग जाती थी। हमारे जो टॉप 15 पीपल जो सबसे स्टार्टिंग में प्लेस हुए हमारे बैच से, वो BBA LLB वाले हुए स्टार्टिंग में। BA वाले बाद में प्लेस होने चले, बट वो BA BBA का डिफरेंस नहीं था, वो बच्चों का डिफरेंस था अल्टीमेटली, ठीक। तो इसीलिए, तो क्या टीचर ने ये डिस्क्रिमिनेशन किया कुछ कि नहीं ये तो एलीट है, वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाए, ठीक। अब बात ये है कि मेरी वो 180 के बैच में से निकल के कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग क्लैट में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मेजोरिटी लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक। क्या सबका लेवल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग अलग है। जो वकालत कर रहा है मान लो, उसको सिर्फ शायद एक या दो लॉ ही पढ़ना है, क्रिमिनल लॉ पढ़ेगा, CRPC या CPC पढ़ेगा, या फिर BNS BNSS पढ़ेगा, उसका दिन खत्म हो जाता है उसमें। उसको नहीं पढ़ना फालतू कंपनी लॉ। आप अगर लॉयर बनते हो तो एक सेक्टर चूज करते हो, मुझे किधर प्रैक्टिस करनी है, सेक्टर एज इन के कौन सा लॉयर बनूंगा, फैमिली लॉयर बनूंगा या क्रिमिनल लॉयर बनूंगा या सिविल डिस्प्यूट्स देखूंगा, जमीन जायदाद के मामले, आप ऐसा चूज करते हो। तो ऐसा नहीं जो जमीन जायदाद के मामले देख रहा है उसके तो पास मियाँ बीवी लड़ते हुए आ गए, हमारा तलाक करवा दो, वो नहीं लड़ता फिर तुम्हारा केस, वो तुम्हें किसी और के पास भेजता है, उसका दोस्त, जो कि फिर उसमें एक्सपर्ट होता है, ठीक है, कि हाँ मैं आपका मामला करवा दूंगा लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, ये लड़ेगा क्योंकि इसको आता है, मैं तो सिविल में प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्या वहां पर वकीलों को हर चीजों की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका एक दो लॉ में पूरी जिंदगी चल जाती है, ठीक। तो ये हो गया। तो बात वही है कि रीजनिंग सबकी अलग है, पढ़े सब लोग एक ही जगह से। क्लैट में भी एक ही पैसेज, एक ही क्वेश्चन 75,000 लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्ट कितने हो रहे हैं एनालिस्ट में, 100। वो 100 ने ऐसा क्या रीजन कर दिया कि जो बाकी 74,900 नहीं कर पाए, वही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब मैं आपको सैंपल देता हूँ, एक पैसेज, ठीक है, और मैं चैट बॉक्स में उसकी लिंक दूंगा, गूगल डॉक है एक ओपन, तो क्योंकि व्हाट्सएप तो आज काफी नाटक कर रहा है, वरना व्हाट्सएप पे भेज देता मैं आपको, यहीं पर चैट बॉक्स में ही मैं आपको लिंक दूंगा उसकी। एंड आपको क्या करना है कि इसको खोलना है और रीड करना है पहले पैसेज, ठीक। और आपको लगाने हैं पूरे पांचों क्वेश्चन, ऑल 5 क्वेश्चन पहले वाले पैसेज के बस।
उसमें टोटल 6 पैसेज है, पूरे आगे मत डेढ़ होशियार बन के पूछ जाए, जब समय आएगा तब सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तो अभी सिर्फ पहले के टॉप 5 आपको पैसेज करने, पैसेज नहीं क्वेश्चंस। पूरा पैसेज कौन समझाएगा, एक बार फिजिकली हैंड रेज करके बता सकता है मुझे कोई? तो बाकी सब चुप रहेंगे, प्रभात बोलेगा। ठीक है, बताओ क्या समझो तुम पूरे पैसेज में से? पैसेज क्या है? पैसेज में आर्टिकल 19 को लेके बात की गई है सर, और डिफेमेशन को लेके बात की गई है, वो चीजें हैं। तो इन्होंने बताया सर, कर्नाटक हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था, तो सर इसमें पूरा ये समझाया गया है कि आर्टिकल 19 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है और इसकी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं बेसिकली। और आर्टिस्टिक जो आर्टिस्टिक वर्ड वर्क होता है वो कैसे सटायर प्रोटेक्टेड है, जैसे कोई व्यंग्यात्मक कोई हम लोग किसी विषय पर बात करते हैं तो सर वो भी आर्टिकल 19 क्लॉज ए में ये प्रोटेक्टेड है, ये बताया गया पैसे में। और सर इसका मिसयूज मिसयूज ना हो ये भी बताया गया है सर, उससे रिलेटेड ये बताई गई है। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, ओपनली कर सकता है। इसमें SC ST कम्युनिटी के बारे में उसके कुछ मिसयूज के बारे में रीजनेबल बताया गया कि आर्टिकल SC ST 19 क्लॉज होगा। उसके मिसयूज के बारे में बताया गया कि SC ST इसको यूज कर लेते हैं, वो लोग को मतलब इस तरीके से नहीं यूज करना चाहिए जबरदस्ती, रेस्ट्रिक्शन से रीजनेबल लगनी चाहिए। एक्सेप्शंस भी बताए इसमें गए ये भी बताया है कि जब तक कोई वायलेंस इंसाइट नहीं कर रहा है तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। और कोई इंटरप्रिटेशन किसी का ऐड ऑन करना हो इसमें कुछ? आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के बारे में भी बताया कि क्या क्या मतलब प्रोटेक्टेड है, कि आप डिफेमेशन का पब्लिक ऑर्डर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं इसको शायद। हाँ भाई। तो ठीक है, अब मैं कुछ पोल्स लॉन्च करने वाला हूँ साइड में, जो कि ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर्स हैं, आपको अपने अपने बस आंसर बताने हैं उसमें क्या क्या थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको क्या लगता है आंसर? आपको ये पहली वाली सिनेरियो दिख रहा होगा। ठीक, एक पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है राजीव, जिसने एक सटायर परफॉर्म किया, एक्ट जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और सर्टेन सोशल नॉर्म को मॉक करती है। ठीक है भाई, ऐसी परफॉर्मेंस को बहुत बैकलैश मिला, इमोशन बैकलैश मिला। ठीक, केस फाइल हो गया इसके खिलाफ और पब्लिक ऑर्डर रिस्ट्रिक्शन क्लेमिंग के इसके जोक्स ऑफेंसिव थे, रिलीजियस ग्रुप्स को ये करते थे, तो ये थोड़ा मुनव्वर फारूकी वाला मामला लग रहा है। ठीक, अब उसके बाद हाउएवर द शो डिड नॉट इंसाइट एनी वायलेंस एंड प्रमोट हेट्रेड, ये है आपका की, यहाँ से आपका पॉइंटर निकलेगा। ठीक, the authorities arrested Rajiv and charged him under the laws relating to disrupting public order. Which of the following statement best applies to Rajiv's situation? अब यहाँ पर मैं एक दो क्वेश्चन बस सॉल्व करके बताऊंगा, पूरे पूरे नहीं करूंगा। ठीक, पहला वाला ऑप्शन बोल रहा है his arrest, ये दिख सबको रहा है ना, पढ़ सब पा रहे हैं जो भी लिखा है। His arrest is unconstitutional because satire is protected under Article 19(1)(a) unless it incites violence and hatred. ठीक है भाई, his arrest is justified because public outrage is enough. illogical, तू हो जा बाहर, बी गया साइड में, एलिमिनेट हो गया। सी, his arrest is valid as religious sent, हाँ चलो आरएसएस बाहर। ठीक, उसके बाद सी भी गया बाहर। डी, his arrest is unconstitutional because criticism of government policies is not a valid ground for restricting free speech. थोड़ी लॉजिक दी इसने, लेकिन पैसेज क्या बोल रहा है? पैसेज में ये तो साफ लाइन पढ़ी थी मैंने अभी, अनलेस दे इंसाइट हेट्रेड वगैरह। आंसर इज ए। आ गई बात समझ कैसे मार्क करना? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप तो मतलब जो 167 लोग हैं पोल नंबर 1 में, वो सही है, सही किया आपने मार्क। एक फिल्म मेकर है नेहा, इसने रिलीज करी एक मूवी सटायराइजिंग कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इवेंट्स, जो अभी चल रहा है उसका वो सो सॉरी टाइप जो आज तक बनाता है, उस तरीके का उसने बनाया। The film faced legal actions under Section 295A of the IPC, hurting religious sentiments, but there was no evidence of inciting violence or promoting hatred. The case reached the Karnataka High Court based on the court's ruling. Which of the following is most legally sound conclusion? The film cannot be banned because the satire is constitutionally protected.
अभी तक तो हमें यही लग रहा है क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन से सिमिलर दिख रहा है आपको। ठीक, अब उसके बाद हम आगे के बस 3 पढ़ लेते हैं तुरंत जल्दी से, जिससे हमारा ये कंफर्म हो जाए। बी ऑप्शन बोल रहा है क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट हो गए हट हट कुछ भी। उसके बाद ये हटा दिया हमने बी हमारा वो ऑप्शन नहीं बचा। सी जस्टिफाइड बिकॉज सटायर इज नॉट एन एब्सोल्यूट, तुझसे ज्ञान देने का बोला किसी ने, एब्सोल्यूट राइट या फिर नॉन एब्सोल्यूट राइट, सी भी गया। ठीक, जबरदस्ती जो ऑप्शन ज्ञान देगा वो पहले ही बाहर है। ठीक, ऐसे ही आप जैसे दोस्ती करते में समझते हो ना कि ये इंसान ज्यादा ज्ञान देता है, इसको दोस्त बनाना नहीं जबरदस्ती। ठीक, तो ऐसे ही आप ऑप्शन चूज करने में बाहर कर दोगे उसको। डी द फिल्म कैन बी बैन्ड अंडर द SC/ST एक्ट इफ द मार्जिनल, अरे भाई बात ही नहीं हो रही, ना SC की बात हुई ना ST की बात हुई, हम तो रिलीजन की बात कर रहे थे ऊपर। तो आप तो एलिमिनेशन से ही आंसर निकाला है, भले ही ये आपको कहीं ना मिला पूरे पैसेज में, एलिमिनेट ही हो गए बाकी 3 ऑप्शन। तो यहाँ तक लोगों को समझ में आ रहा है क्या? वो एक बार अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत समझ में आए थे? ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया है तो तीसरा वाला पढ़ लेते हैं एक बार। तीसरा वाला क्वेश्चन भी क्या था, मैं पूरे 5 ही करके दिखा देता हूँ, उसके बाद एक सेट आप वापस खुद करेंगे। ठीक, A journalist Arvind published a cartoon criticizing a prominent politician. हाँ ठीक है, politician filed a defamation case claiming that the cartoon harmed his reputation. Arvind defended himself, arguing that his work was satire and should be protected under the Article 19(1)(a). Based on the paragraph, which of the following is most legally sound ruling? अब आपको बोला था कि लीगली साउंड आपको नहीं सिलेक्ट करना है, यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया कि भैया लीगली साउंड बता दे तू। ठीक, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि मतलब मैं अपना बाहर का ज्ञान लगा सकता हूँ क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर लीगली साउंड वो अपने दिए हुए फैक्ट्स के लिए पूछ रहा था कि मैंने जो बोला है उसके हिसाब से लीगली साउंड क्या है। ठीक, द डिफेमेशन केस इज वैलिड, फॉल्स स्टेटमेंट्स हार्मिंग समवन्स रेपुटेशन कैन बी लीगली चैलेंज्ड, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफेमेशन केस इज इनवैलिड बिकॉज सटायर इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड, एक्सट्रीम ऑप्शन बन गया, ऑलवेज प्रोटेक्टेड। सटायर को हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं क्या, अंडर एवरी सर्कमस्टेंस? ऑब्वियसली नॉट, तो बी इज रॉन्ग। 3 में 63 लोगों ने बी मार्क किया है, आपने ये एक्सट्रीम वर्ड इग्नोर मार दिया, ऑलवेज। ऊपर जाना जरा, रूलिंग एम्फसाइज दैट आर्टिस्टिक एंड सटायरिकल वर्ड कैन नॉट बी क्रिमिनलाइज्ड, यहां पर क्या लिखा है, अनलेस। उसने तो कंडीशन दे दी और तुमने उसको अनकंडीशनली ऑलवेज कर दिया मार्क। ये आपके इंटरप्रिटेशन और कॉम्प्रिहेंशन का इशू है, जो 63 लोगों ने यहाँ पर बी मार्क करा है पोल में। ठीक है, बात समझ में आ रही है बहुत क्लियरली कि कहाँ आपकी गलतियां होती हैं। फिर अब हम चलते हैं सी पर। द डिफेमेशन केस इज इनवैलिड बिकॉज क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिशियंस इज हट, ज्ञान फिर से हट गए, ज्ञान दे रहा फालतू, सी भी गया। डी की बात करते हैं, द डिफेमेशन केस इज वैलिड बिकॉज एनी क्रिटिसिज्म ऑफ अ पब्लिक, हाँ ठीक, कुछ भी। अगेन ये तीनों ऑप्शन, ज्यादातर आपके लीगल के क्वेश्चंस एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है, ये भी चला गया, आंसर इज ए, 109 पीपल आर करेक्ट। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आ रही बात। अब 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। An author, Shruti, wrote a book that sharply criticized certain caste-based practices. अब यहाँ पर वो SC/ST वाला मामला, caste-based practices को criticize करते हुए उसने एक बुक लिखी। A case was filed against her under the SC/ST Act, जो atrocities वाली होती है, claiming that her book was offensive to the marginalized community. However, the book contained no call for violence, hatred, or discrimination. According to the Karnataka High Court ruling, अगेन वो बार बार आपको पैसेज पे लेके जाना चाह रहा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट लीगल आउटकम? यहाँ पर लोगों ने क्या बोला है, डी बोला है बहुत लोगों ने, देखते हैं। ए भी बहुत लोगों ने, 40 लोगों ने ए मार्क किया है 4th ऑप्शन। द केस शुड प्रोसीड बिकॉज एनी कंटेंट दैट ऑफेंड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इज अ वायलेशन ऑफ द SC/ST एक्ट। एनी कंटेंट दैट ऑफेंड्स मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ठीक है भाई। देख, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कोई एक ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको 100% वो रिजेक्शन ना मिले। ठीक है, आपको लगता होगा कि एक बार में तो रिजेक्ट नहीं हो पा रहा है,
तो पॉज लेके आगे बढ़ना उस टाइम पर सही अप्रोच होती है कि ठीक है, अगर मुझे कंप्लीटली मैं इसको रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इससे बेटर ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ अगले 3। ठीक है, नहीं मिला तो यही आंसर फिर। ठीक, तो आगे चलते हैं। बी, द बुक शुड बी बैंड बिकॉज कास्ट रिलेटेड discriminations are sensitive and can disrupt public order। फिर ज्ञान दे रहे थे, तो बी भी गया। अगेन सी की बात करते हैं। द केस शुड बी dismissed because once the book is published it is permanently protected under कुछ भी उल्टा ही लॉ, जबरदस्ती। सी भी आंसर नहीं, बी और सी तो गए क्योंकि वो बीसी थे। ठीक, अब उसके बाद डी बचा। The case should be dismissed because SC/ST Act cannot be misused to suppress legitimate artistic expression। क्या ये चीज पैसेज में दी थी? साफ साफ दिया है, आपने मैच कर दिया। ठीक, अगली बात समझ में, जो पैसेज से मैच हो रहा है वो आंसर है, इसलिए 113 लोगों ने डी आंसर मार्क किया है। ठीक है, क्यों क्यों क्यों? अब मैं बताता हूँ, एक लॉजिक के साथ आपको ए एलिमिनेट भी करवा देता हूँ अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो। The case should proceed because any extreme option। ठीक, बात समझ में आई सबको? यहां तक समझ में आ रहा है? जी भैया। हाँ भैया। यस भैया। यस सर, यस सर। यस भैया। हाँ भैया। ठीक है, ओके। लास्ट पे चलते हैं, जो है 5th क्वेश्चन। थिएटर ग्रुप परफॉर्म्ड अ प्ले satirizing a government policy। ठीक, some audience members protested violently and the local administration banned future performances of the play। ठीक, citing concerns about the public order। The group challenged the ban, arguing that their artistic expression was protected under Article 19 Clause 1 based on the। हाँ ठीक है, बताना है आपको कि क्या है सही। ठीक, अब इसमें बात यह है कि the ban is unconstitutional because satire is protected under Article 19(1)(a) unless it incites violence or promotes hatred। ठीक, okay। The ban is valid because public order is a reasonable restriction in Article 19 Clause 2। okay। The ban is unconstitutional because SC/ST Act cannot be used to suppress artistic expression। ठीक है। The ban is valid because protest and violence reactions prove that content was not eliminated। एक हट गया सीधे। ठीक, अब पोल में देखता हूं क्या आंसर थे इसके, लोगों का क्या कहना है। डी 34 लोगों ने लगाया और सी 15 लोगों ने लगाया। सी आपने एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, ए और बी आपका जो है वो आप कह रहे हो कि आंसर है, और उसमें काफी हैवी मात्रा में 80 और 63 वोट मिले। ठीक, अब इसका आंसर जो है उस पे चलते हैं। ठीक, द बैन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज सटायर इज प्रोटेक्टेड अंडर 19 Clause 1 अनलेस इट इंसाइट्स वायलेंस एंड प्रमोट्स हेट्रेड। क्या आपको लगता है कि ये आंसर होगा? आप अपना सर हिला के बता सकते हैं। बी भी बहुत लोग बोल रहे थे, बी पढ़ लेते हैं। द बैन इज वैलिड बिकॉज पब्लिक ऑर्डर इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19 Clause 2। चलो वापस एक बार। The theatre group performed the satire, some audience members protested violently and the local administration banned future performances of the play, citing concerns about the public order। Public order disrupt हो चुका था, फ्यूचर में हो सकता था, हो सकता था। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर रीजनिंग क्या आती है? रीजनिंग ये आती है कि सटायर जो है जब तक वो ऐसा कोई वायलेंस और हेट्रेड नहीं प्रमोट करता है
तब तक आप उसको बैन नहीं कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूँ आपको। पहले वाला आपको लग रहा होगा सम ऑडियंस मेंबर्स प्रोटेस्टेड वायलेंटली, सम मेंबर्स नॉट सफिशिएंट, ठीक। आपने आगे कुछ ना हो जाए उस चक्कर में आपने क्या करा कि इसको पब्लिक ऑर्डर के रीजन देके साइट कर दिया, ठीक है। अब द बैन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द satire is protected under आर्टिकल 19(1)(a) unless it incites, ये सीधा सीधा लाइन दी हुई है पैसेज के अंदर, सीधा सीधा। और हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि क्या इसने सही में बहुत ज्यादा लेवल पर वायलेंस इंसाइट करी, हेट्रेड इंसाइट करी। हेट्रेड का तो कहीं कोई कॉलम ही नहीं, वायलेंस था वो भी कुछ लोगों ने इंसाइट करी थी, ठीक है। आंसर इज ए, 80 पीपल आर राइट, ठीक है। तो ये थे कुछ 5 क्वेश्चंस। आई होप बहुत लोगों को समझ में आए हैं, बहुत लोगों को रीजनिंग समझ में आई है। वकील जैसे सोचो, ठीक, और वैसे ही एक्शन लो। अब हम चलते हैं अगले सेट पर। इसके ठीक बाद वाला पैसेज रीड करें और आगे चलें। प्रतीक समझाएगा। Sir, basically, this talks about post-religious conversion or wrongful confinement. इसमें एक सिनेरियो यूज किया गया है रफीक के बारे में और विक्टिम के बारे में, जहां ही ट्रैप्ड हर एंड प्रेशराइज्ड हर टू चेंज हर रिलीजन। और 506 आईपीसी और 342 आईपीसी के बारे में भी बोला गया, और क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी, जिसमें थ्रेट टू अदर्स विथ हार्म टू बॉडी रेप्यूटेशन, एंड द पनिशमेंट कैन बी 2 years और फाइन भी चार्ज किए जा सकते। तुम्हारी मम्मी पूछ रही थी, म्यूट कर लो। हमारी मम्मी का फोन आया, पूछ रही थी हमारे बच्चे को लीगल समझ में आती भी है कि नहीं आती है, मुझे बता दो। आज बता दूंगा, आती है ठीक है। तो भाई 11th क्लास में उन्होंने तब समझा दिया। तो अब इसको कोई ऐड ऑन करना चाहेगा शर्म के मारे कि भाई 11th वाला बता सकता है, हम तो बता ही सकते हैं। कोई ऐड ऑन करना चाहेगा जितना प्रतीक ने बताया उसके बाद आगे? सर वही कहा है इसमें, मतलब वही कि कहा वो नहीं मतलब कि सेम वर्ड कहा है कि एक मैन है कि वो कह रहा है कि इस्लाम में कन्वर्जन हो जाओ वरना तुम्हें फोटो मोटो लीक हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में बात करी गई है। मतलब फोर्स ऑफ रीजन कहा गया है। एक पेशा नाम दे दे, कर्नाटका हाई कोर्ट है, वो बेल मना कर दी थी आपको क्योंकि ऐसा कन्वर्जन आप दूसरे को करवा रहे हो, तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि आप कर रहे हो हमारे धर्म में कन्वर्जन तो ही शादी करेंगे। देखो तुम्हारी आवाज भविष्यवाणी जैसी आ रही है कि ऐसा कहा गया। तो ठीक है, तो सिनेरियो बेसिकली जो पैसेज में दिया हुआ है, आई एम अज्यूमिंग कि एवरीवन हैज अंडरस्टूड, ठीक। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। आपको भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, अब दिखेगी। A woman, Priya, was approached by an influential man, Samir, who promised her job using her high-level contacts, his high-level contacts. Over time, they developed a relationship, and when Priya's husband found out, she left her marital home. ठीक है, मतलब प्रिया ने छोड़ा। Later, Samir allegedly blackmailed her into staying with him, kept her under constant surveillance. ड्रामा बहुत आता है भाई, लोग रोज के किस्से कहानियां, बिल्कुल सीआईडी या फिर सावधान इंडिया का एक एपिसोड जरूर लगता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक। उसके बाद he also pressured her to convert to his religion and marry him against her will. If Priya files a complaint, which of the following charges is likely to applicable based on the Karnataka High Court's reasoning in the given case? पहला वाला, only criminal intimidation under section 506। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उससे सीधे बोला गया था कि रिलीजन मैरी, ठीक। ए इज नॉट एन आंसर। बी, क्यों मैंने रिजेक्ट किया तुम्हें समझ में आ रहा? वाई ए इज नॉट एन आंसर सबको, ठीक है। अब उसके बाद बी, wrongful confinement under section 342 but not forced religious conversion since no physical force is used। फिजिकल फोर्स की कहीं बात करी गई है पैसेज में? जबरदस्ती का ज्ञान देना, बी भी गया, ठीक। सी पे आते हैं।
forced religious conversion and wrongful confinement as both coercion and physical restriction, यहाँ पर फोर्स नहीं restriction were involved। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। डी की बात करते हैं, none of the कुछ भी, सी है आंसर। ओके आ गए सब लोग, सबका सी आया था, कोई ऐसा तो नहीं आ गया? सर एक डाउट है। हाँ सर ए क्यों नहीं होगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि उसने सीधे उसको रिलीजियस कन्वर्जन की बात करी थी, प्रेशर किया था कि आप कन्वर्ट करो। अब आप कन्वर्ट हो गए चाहे नहीं हुए, आपको किसी ने प्रेशर कर दिया, वो सफिशिएंट है। ठीक है, चार्ज लगना। इसलिए आप अगर जब यहाँ पर एक डाउट, अब इसलिए मैं अनम्यूट नहीं करवाता हूँ, एक ही क्वेश्चन हो पाए आधे घंटे में, तो एक मिनट रुक जाओ। मेरा भी ऑप्शन, हाँ एक मिनट, ये पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? ओनली। यहाँ पर आप अगेन एक्सट्रीम चलेगा, ठीक। और जब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजन कन्वर्ट, तो आप सिर्फ इंटिमिडेशन कैसे बोल सकते हो? ठीक है, ये बात हो गई। हाँ मेरा भी एक डाउट है कुछ बोल रहे तो बाकी तो समझ में आ गया, मैंने भी ऑप्शन सी मार्क करा था, लेकिन कोर्सनिंग क्यों यूज कर लिया गया इसको? ऐसा मतलब कौन सी जान से मारने की धमकी दे दी गई? कोअर्जन सिर्फ जान से मारने की धमकी पे मिलता है क्या? एनीथिंग विच इज इनसाइड द आईपीसी और द क्रिमिनल लॉज, अगर आप उसके खिलाफ कोई भी धमकी देते हो वो कोअर्जन में आता है। ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा कोअर्जन का समझो कि कोअर्जन कब लगता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जल्दी से ऊपर जाओ। यहाँ पर ये लिखा है सेक्शन 342 सेक्शन 506, इंटिमिडेट भी कर दिया था उसने, कन्फाइन भी कर दिया था, और रिलीजियस कन्वर्ट तो करवाया ही था। तो अगेन आप आईपीसी में ही तो खेल रहे हो, आईपीसी के अगेंस्ट चले गए, आपने धमकी दे दी, कोअर्जन तो है। ठीक, अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। राहुल, अ पावरफुल बिजनेसमैन, बिगेन अ रिलेशनशिप विद अ मैरिड वुमन नेहा। अपनी बीवी से कोई संतुष्ट नहीं। उसके बाद आफ्टर प्रॉमिसिंग हर अ बेटर career and financial security, when her family opposed the relationship, she left home, and Rahul pressured her to stay in his house, monitored her movements, almost same ही तरीके क्वेश्चन है। He also demanded her to change the religion under the principle established in the Karnataka High Court. Again, Rahul's action amount to criminal intimidation but not confinement or forceful conversion. Again, कन्फाइनमेंट तो किया ही है, तो नॉट कन्फाइनमेंट तो हो ही नहीं सकता, तो ए हो गया अगेन बाहर। फिर बी, सिंस नेहा स्टेड एट राहुल्स हाउस विलिंगली, ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और कुछ भी, विलिंगली। ठीक है, वो उसने तो साफ लिखा हुआ है फैक्ट्स में कि विलिंगली तो नहीं रही वो। ठीक, उसके बाद सी की बात करते हैं। राहुल्स डिमांड फॉर रिलीजियस कन्वर्जन बिफोर मैरिज coupled with restricting her movements can attract legal consequences. ये थोड़ा सा ठीक लगा। अब डी पे चलते हैं। Since Rahul did not explicitly threaten, वाह ये क्या है फिर? Pressured, monitored, demanded, explicit threat नहीं है किसी तरीके की। ठीक, तो अगेन हमने एलिमिनेट और लॉजिक लगा के वापस से सी ही सोचा है हमारा आंसर। अगर आपका भी सी आया है तो आप काफी बढ़िया आपने सॉल्व किया। 3 पे चलते हैं। जोया, a university student, was in a relationship with a senior, very common. Over time, he convinced her to adopt his religious beliefs and isolated her from her family and friends. ये तो केरला स्टोरी जैसी स्टोरी लग रही। उसके बाद eventually he pressured her to formally convert before they could get married. Zoya, feeling emotionally trapped, filed a police complaint. Considering the Karnataka High Court's ruling, अब जोया ने पुलिस कंप्लेंट कर लिया, आप बताओ क्या है? ठीक, इसमें emotional pressure is not enough to constitute forced conversion. The case would likely not stand in court. फालतू ज्ञान मत दे। ठीक, इमोशंस मत लेके आ बीच में, ना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ कि कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, इमोशनल प्रेशर इनफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। प्रेशर होता है। ठीक, इमोशन से ही तो ज्यादा चाकू रख देगा तब प्रेशर मानोगे क्या? ठीक, उसके बाद बी क्या बोलता है?
Ayan's action can amount to coercion, making the charge of force religious conversion possible. ये शायद ऑप्शन आंसर हो सकता है, देखते हैं. C. Since Zoya willingly entered the relationship, her conversion cannot be कुछ भी will से आते हो तो conversion आपका valid हो जाता है क्या? कोई सेंस नहीं बनती इस बात की. C भी एलिमिनेट हो गया. D. The case is invalid because converting for marriage is a personal choice. बहुत बढ़िया, अमेरिका में रह रहा है वो ना. ठीक, तो अगेन आंसर हमने एलिमिनेट करके और लॉजिक के साथ क्या निकाला? D. कितने लोगों का बी आया था? सुंदर, सुशील, प्यारे बच्चे, क्लैट के टॉपर. मेरा सर, यहाँ सब मेरा भी बी आया तो मेरा भी भैया ये इसी क्वेश्चन से क्लैट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तब कुछ मत. ठीक, तो आगे चलते. सोहन, a political activist, approached a woman, Meera, and offered, हाथ नीचे कर लो, अगले क्वेश्चन पे भी उठाना है फिर क्यों. ठीक, Meera, and offered her to secure job, financial stability. Over time, they developed a romantic relationship, and he persuaded her to leave her home and stay with him. He later told her that they could only continue their relationship if she changed her faith. Feeling trapped, Meera filed a police complaint. हाँ ठीक है, अब बताना है कि क्या होगा. Sohan can be charged with forced religion conversion and criminal intimidation. ठीक, उसके बाद Sohan can only be charged with wrongful confinement and not forced conversion. ठीक है भाई. Sohan's action do not amount to criminal offense since no physical force was used. अब अगेन कहीं पैसेज में फिजिकल वर्ड यूज हुआ है. C एलिमिनेट हो गया. D. Meera consented. Doesn't matter. D is again eliminated. Now we are left with two options, which are somewhat similar in nature but very different. Sohan हटा दिया, can हटा दिया. ठीक है, अब देखते हैं क्या अनकॉमन बना. Only be charged with wrongful confinement और force conversion नहीं करवाया गया उसका. अब आओ वापस फैक्ट्स पे. He later told her that they could continue the relationship if she changed her faith. Feeling trapped, Meera filed a police complaint. ठीक, मतलब अगर आपको उसके साथ आपने पहले उसका घर छुड़वा दिया, सब छुड़वा दिया, लीव हर एंड स्टे विथ हिम. ठीक, जब वो आपके साथ रह रही है तो आप सिर्फ टोल्ड को प्रेशर मान सकते हो, क्योंकि आपने कंडीशन लगा ली कि तुम्हें आगे मेरे साथ रहना है तो आपको अपना फेथ चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अब यहाँ पर कन्वर्जन तो माना जाएगा क्योंकि आपने एक कंडीशन लगा दी है और आप ही के भरोसे पर वो आई थी सामने से. ठीक, एंड इसके बाद आपने कन्फाइनमेंट तो मार्क किया ही थे अगर आपका बी आंसर है तो. ठीक, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक तरीके से हो गया क्योंकि आपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह का ऑफर दिया था उसको, फिर उसके बाद आपने उसको परसुएड करा. यहाँ पर देखो वर्ड और पूरा केस किस पे डिपेंड करता है, ये केस इस सेंटेंस पे कि इसको परसुएड किसने करा, घर छोड़ने के लिए और उसके साथ रहने के लिए, लड़के ने किया. ठीक है, बात समझना, थोड़ा बात समझ में आ रही है? ऐसे करके बता सकते हैं कि लड़के ने परसुएड किया, अपनी मर्जी से नहीं छोड़ के आई वो, इसने परसुएड किया कि अपना घर छोड़ दो और मेरे पास आके रह लो. किस प्रॉमिस में परसुएड किया कि मैं तुमसे आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू करूंगा. ठीक है, अब आगे आपने ही क्या बोला कि मैं कंटिन्यू तभी करूंगा जब तुम अपना रिलेशनशिप मतलब अपना रिलीजन चेंज करोगे. तो आपने कन्वर्जन तो करवाया और एक तरीके से क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी हो गया क्योंकि अगर आपने कंटिन्यू नहीं करा तो वो रिलेशन छोड़ देगा, आपका जो ये आप पूरा करा हुआ है वो भी सब तहस नहस हो जाएगा. आंसर इज ए. कितनों का ये था? ठीक है, अभी तक बहुत लोग बहुत सारे ऑप्शन को मार्क कर चुके हैं सही. A man, Imran, convinced his girlfriend Kavya to stay with him after her family opposed their relationship. Over time, he isolated her from her family. Monitored her activities,
and pressured her to change her religion. Kavya initially resisted, but Imran warned that he would expose her. ये तो criminal intimidation है सीधा सीधा. Photographs and if she did not convert. ठीक. अब उसके बाद Imran can be charged with criminal intimidation and forced religion conversion. Since Kavya stayed with him willingly, B तो option नहीं है आंसर. ठीक, B हो गया eliminate. C. Imran's warning does not constitute a serious legal offense. आहा, क्या बात, बहुत ही बड़ी. सी भी नहीं है आंसर. ठीक है. उसके बाद ओनली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट चार्जेस कैन बी अप्लाइड, नॉट फॉर हट फालतू ज्ञान. ए आंसर है किस किस का. क्या बात है भाई, एनालिस ही चले जाओगे क्या सीधे साथ, इतना इतना अच्छा कर कर सीधे क्या एनालिस आयु में उनको सीट्स बढ़ाने के लिए मजबूर कर दोगे क्या तुम. तो सारे पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए. मैं कैसे लॉजिक निकाल रहा हूँ, जैसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ क्या आप भी वैसे ही लगा रहे हो. जैसे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें बताई वैसे ही आप कर रहे हो. आपने एक चीज नोटिस करी, जब मुझे आंसर में कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जिसको एलिमिनेट करना है, मैं सेकंड नहीं लगा रहा, सीधे रिजेक्ट मान रहा. क्यों? क्योंकि आपको भी समय नहीं बर्बाद करना है. विदाई नहीं देके आनी रहती बहन की शादी जैसे कि अरे आप गलत थे, चलिए आप पे थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं फिर सही वाले पे आएंगे. ऐसा नहीं करना है. तुरंत हटाओ. हाँ ठीक है, हमारे स्कोप से बाहर. ठीक है, हम जाएंगे दूसरे ऑप्शन पे. तुरंत भागना रहता है, सेकंड नहीं लगाने होते एलिमिनेट करने के बाद. ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि जो जबरदस्ती ज्ञान दे रहा है, फालतू का नॉलेज डाल रहा है, जो कीवर्ड पैसेज में मेंशन नहीं वो भी लेके आ रहा है. ठीक है, ये आपके अभी अपन ने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं. आई होप यहाँ पर आपको मैं स्टॉप कर सकता हूँ और आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी.